गुड इवनिंग क्लास। मैं रश्मि से अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम लाए हैं प्रतियोगिता दर्पण का फरवरी 2025 का करंट अफेयर यानी कि सार संग्रह, और उसमें सार संग्रह होगा और उसमें साथ में ही घटनाक्रम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी शामिल होंगे। ठीक है, जैसे कि पैटर्न अब आयोग चेंज कर रहा है, जिस तरह से वन लाइनर के रूप में पहले भी पूछता था, उसी तरह से पैटर्न आयोग फिर से उसी पैटर्न पर चलना चाहता है। ठीक है, अभी आप पैट का एग्जाम हो गया है, आपने देखा है पैट का एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैंने भी देखा हुआ है। ठीक है, अब कल भी पैट का एग्जाम होने वाला है। अब ये क्लास आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट का, अपने पूरे जीएस का वन लाइनर फॉर्म में आपको सार संग्रह दिया होता है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अपने सार संग्रह। सभी सब्जेक्ट का सार संग्रह होगा, जो पीसीएस के अभी आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कल पैट के लिए भी होने वाला है। ठीक है, उसके साथ ही फरवरी माह का इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में मैंने शामिल किया हुआ है। चलते हैं अपने सार संग्रह पे, देखते हैं पहला सब्जेक्ट क्या है। पहला सब्जेक्ट हमारा है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, क्या है हमारा सब्जेक्ट? भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सांची की स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था? किस वर्ष नामित किया गया था? 1989 ईस्वी में नामित किया गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध शिव सागर मंदिर जो असम में स्थित है, 18वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया था? असम की रानी बररजा अंबिका द्वारा। किसके द्वारा? असम की रानी बररजा अंबिका द्वारा कराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हिस्ट्री से, कोणार्क के सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं काला पैगोडा। ठीक है, एक व्हाइट पैगोडा है, एक काला पैगोडा। व्हाइट पैगोडा किसे बोलते हैं ये भी बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर के पास स्थित हैं, इनमें किन धर्मों से संबंधित गुफाएं शामिल है? ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन से धर्म है इसमें? बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं। ठीक है, इसमें तीनों धर्म है, बौद्ध और हिंदू जैन धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं, इसलिए प्रसिद्ध भी हैं ये बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? ठीक है, कौन से शासक थे? पांड्य शासकों द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पुंडरीकपुरम मंदिर जो अपने भित्ति चित्रकला के लिए, भित्त मतलब होता है यानी वॉल, जो दीवार में जो चित्र बनाए जाते हैं उनके लिए, भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? केरल के कोट्टायम में। कहाँ पे है? केरल के कोट्टायम में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बराबर की शैलकृत गुफाएं भारत के झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, कहाँ पे है? जहानाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? जहानाबाद जिले में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मंदिर के मुख्य द्वार जिसे गोपुरम कहा जाता है, यह किस मंदिर निर्माण शैली में अत्यधिक प्रचलित है? वो द्रविड़ शैली में। ठीक है, द्रविड़ शैली में अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अमरावती स्तूप जो आंध्र प्रदेश के बैगी क्षेत्र में, इनके आंध्र प्रदेश के बैगी क्षेत्र में अवस्थित है, इसका निर्माण कराया गया था सातवाहन राजवंश द्वारा कराया गया था। ठीक है, सातवाहन राजवंश द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, लिंगराज मंदिर जो ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, लिंगराज मंदिर जो ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है, यह मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली में है। ठीक है, नागर और द्रविड़ बेसर, ये 3 शैली होती है मंदिर के निर्माण की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इलाहाबाद की पहली संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी, तब इसमें हस्ताक्षर किए गए थे, साइन हुए थे 16 अगस्त 1765 को, यानी कि 16 अगस्त 1765 को सिग्नेचर किए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच संपन्न हुई? आपको बताना है इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला 1503 ईस्वी में कहाँ बनवाया था? ये कोचीन में बनवाया था। ठीक है, पहला किला जो 1503 ईस्वी में बनवाया था पुर्तगालियों ने, कोचीन बनवाया था, और ये 1503 में बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में ब्लू वाटर नीति किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा पेश की गई? ब्लू वाटर नीति, ठीक है, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा
पेश की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 1799 में किस शासक ने लाहौर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया? रणजीत सिंह ने। ठीक है, रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें शामिल थे कौन कौन से थे? सर हेनरी लॉरेंस थे जो अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस थे, ठीक है, और चार्ल्स ग्रैनविल मांसेल थे। ठीक है, कौन से थे? सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस थे और चार्ल्स ग्रैनविल मांसेल थे। ठीक है, ये क्या हुआ था जब लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश में विलय कर लिया था पंजाब का। 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, शिमला सम्मेलन 1945 में आई वेबल योजना में से, ठीक है, शिमला सम्मेलन में 1945 में आई वेबल योजना में से किसके लिए प्रदान की गई थी? ठीक है, शिमला सम्मेलन 1945 में आई वेबल योजना में से किसके लिए प्रदान की गई थी? यह की गई थी वायसराय की कार्यकारी परिषद या भारतीयकरण के लिए प्रदान की गई थी। 17 क्वेश्चन हो गए। 17 क्वेश्चन से चलते हैं हम अपने 18 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, 5 मार्च 1931 यानी कि 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, गांधी जो इरविन समझौता हुआ था उस पर किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से किए थे हस्ताक्षर और लॉर्ड इरविन ने सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस पर गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से हस्ताक्षर किए थे और लॉर्ड इरविन ने जो सरकार की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, पाथेर दबी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं, पहला कानून आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये 1834 में स्थापित किया गया था। अब क्वेश्चन चलते हैं अपने 21 पर। ये हमारा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 है हमारा, मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन, मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1687 में। ठीक है, अभी आयोग बहुत ज़्यादा ही सन पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा ईयर पूछ रहा है। ठीक है, कब किया गया था? वर्ष 1687 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। इसकी पहली बैठक संपन्न हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे और उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन गीत को किस वर्ष भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, आपातकाल के समय जब मूल अधिकार को जो निलंबन कर दिया जाता है वो किससे लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का मनोनयन का प्रावधान देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, यह कथन किसका है कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की शक्ति प्रवृत्त है, जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। ठीक है, ये किसका है? सर आइवर जेनिंग्स का ये कथन है, सर आइवर जेनिंग्स का कथन है।
इनका कथन है कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। ठीक है, ये इनका कथन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के संबंध में यह कथन किसका है कि संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघी है और ना ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, क्योंकि यह दोनों का संयोजन है। या भी आपको भी पता है ये क्या है, क्वासी फेडरल, तो दोनों का संयोजन है। तो ये दुर्गादास बसु का कथन है। ठीक है, ये दुर्गादास बसु का कथन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है, राजमन्नार समिति 1970 ईस्वी और सरकारिया आयोग 1983 में ने भारतीय संविधान को बताया है परिसंघी। ठीक है, परिसंघी बताया है। ठीक है, वहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ये तो सबको रटा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है और यहाँ हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण एवं जैव विविधता, यानी कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 31, महासागर की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। महासागर की खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में प्राथमिक उत्पादक यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर माना जाता है। किसको माना जाता है? बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन और शैवाल को। ठीक है, बैक्टीरिया तो नहीं आते हैं, ये तो प्राथमिक प्रोड्यूसर कैसे हो सकते हैं? ये तो डिकम्पोजर भी होते हैं। ठीक है, ये तो डिकम्पोजर भी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, यूएनईपी द्वारा विश्व भर में भवन निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न, यहाँ बैक्टीरिया नहीं लगेगा, महासागर खाद्य श्रृंखला, महासागर की बात हो रही है तब आ जाएगा। ठीक है, यूएनईपी द्वारा विश्व भर में भवन निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए किसका विकास किया गया है? यह है कॉमन कार्बन मैट्रिक का विकास किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि किसी विशेष पौधे की प्रजाति की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है तो इसे किस अनुसूची में रखे जाने की आवश्यकता होगी? ठीक है, किस अनुसूची में रखे जाने की आवश्यकता होती है? यह है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972, इसकी अनुसूची है 6 के अंतर्गत। ठीक है, अनुसूची 6 के अंतर्गत रखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 है, WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अनुसार हवा में अत्यधिक ओजोन की मात्रा किस रोग का कारण बन सकती है? अस्थमा का कारण बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 35 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता किस कारण बनती है? अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन के कारण बनती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व वानिकी कांग्रेस का कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार आयोजन किया जाता है? वो 6 वर्ष यानी कि 6 ईयर के बाद आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा जो एक स्वैच्छिक और गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणा है, किस वर्ष लागू की गई थी? ये 2014 में की गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जलवायु शिखर सम्मेलन द्वारा से लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है, कम समय में वन क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रसिद्ध पद्धति जिसमें पेड़ों को पास पास लगाया जाता है कहलाती है जापानी की मियावाकी पद्धति। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस है मियावाकी पद्धति। ठीक है, कम समय में वन क्षेत्र विकसित किया जाता है, जो अनुर्वर जो भूमि है, ऊसर भूमि पड़ी हुई है, ठीक है, जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, वहाँ पे क्या करते हैं? वन को विकसित करते हैं। इस किस पद्धति से? जापान की पद्धति, जिसे बोलते हैं मियावाकी पद्धति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए किस फसल के खेत महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ठीक है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए किस फसल के खेत महत्वपूर्ण माने जाते हैं? चावल खेत में सबसे ज्यादा मीथेन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, किस जीव की कुछ प्रजातियां कवक के कृषक के रूप में जानी जाती हैं? वो है चींटी। ठीक है, किस जीव की कुछ प्रजातियां कवक के कृषक के रूप में जानी जाती है? चींटी। ठीक है, चींटी ये भी एक डिकम्पोजर भी है। ठीक है, चींटी दोनों में आती है। ठीक है, डिकम्पोजर में भी और प्रोड्यूशन में भी। नेक्स्ट देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, इंडियन वर्ल्ड एंड इंडियन जियोग्राफी की बात होगी अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से हम देखेंगे भारत विश्व भूगोल के क्वेश्चन। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसमें लिखा पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में। भारत बच्चे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। भारत यहाँ है और ठीक है, और ये है पूर्वी गोलार्ध, ये है पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत किस में है? अगर अक्षांशीय रूप से देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी रूप से देखें तो पूर्वी गोलार्ध, यानी कि अक्षांशीय रूप में देखें उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी रूप से पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ भारत है
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये है भारत है। इस तरह से हम कुछ मैप दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे है तो ये आप देखेंगे, यहाँ पे इसका तो ये पूर्वी हो गया, ठीक है, यहाँ पूर्वी हो गया। छोटा सा अगर चलाना चाहो तो ये पेन चलता भी नहीं बच्चे, ठीक है, ये पूर्वी हो गया और यहाँ पे ये इसका उत्तर हो गया, ये याद रखने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार से दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट तक विस्तृत है, ठीक है। ये कहाँ तक है? ये 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, जैसे 82.5 पूर्वी देशांतर देश के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, ये गुजरती है 5 राज्यों से, भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। वहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 करके देखा, टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 या 23.5 मिनट भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? यह गुजरती है 8 राज्यों से, यहाँ 8 है, ये 5 राज्यों से, ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम से ये होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का विस्तार पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में कितने किलोमीटर है? देखेंगे पूर्व पश्चिम में देखेंगे 2933 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण देखें 3214 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का दक्षिणतम, उत्तरतम, पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर बिंदु है, ठीक है। कौन सा? दक्षिणतम तो आपको पता है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और उत्तरतम है इंदिरा कॉयल है, ठीक है, इंदिरा कॉयल है, ये जम्मू कश्मीर में है। और पश्चिमोत्तर है गौहरमोता या गौहरमोथी भी बोलते हैं, ये गुजरात में है। और पूर्वोत्तर बिंदु है वो किबिथु है, लिबिथु नहीं है, किबिथु का है यार, ठीक है। बच्चे अगर किसी को कुछ पता हो ना, एक बार कमेंट करके बताएं कि पेन को प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि पेन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। इसको अगर चलाना चाहें छोटे से रेंज में तो ये चलता ही नहीं है। पहले अच्छे से वर्क करता था जब इसको हम तुरंत ही लिए थे, लेकिन अब इसका पता ही नहीं क्यों वर्क नहीं करता ये, ठीक है, देख लीजिए, हम अलग ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको बच्चे क्या ही बताएं इसमें गुचर पुचर करने से, ठीक है। किबिथु, ये किबिथु है, ठीक है, ना कि, ठीक है, ना कि लिबिथु, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत पाकिस्तान की कौन सी रेखा एक दूसरे को विभाजित करती है? वो तो सभी को पता है, रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की पश्चिमी तट रेखा फैली हुई है, भारत की पश्चिमी तट रेखा फैली हुई खंबात की खाड़ी से, खंबात की खाड़ी से हम देखेंगे कैमोरन अंतरीप तक, ठीक है, केप कैमोरन के देखेंगे खंबात की खाड़ी से, यानी कि गल्फ ऑफ खंबात से लेकर केप कैमोरन तक ये फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है, मालाबार तट जो भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, यह विस्तृत है कोंकण से कन्याकुमारी तक। कहाँ तक है ये? कोंकण से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से किस दूरी तक होती है? जिस क्षेत्र का उपयोग भारत को पूर्णतः अधिकार होता है वो है 12 समुद्री मील है, ठीक है। जो प्रादेशिक जल सीमा होती है, ठीक है, इस तटरेखा की दूरी से 12 समुद्री मील की दूरी तक होता है, जिस क्षेत्र में भारत को पूर्णतः अधिकार होता है, पूरी तरह से ये इसके अधिकार के अंतर्गत होता है, वो है 12 समुद्री मील की दूरी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 51 51 से चलेंगे क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछ रहा है, भारत के लिए विदेशी मुद्रा आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ठीक है, ये कौन सा है? विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाला धन, यानी कि रेमिटीज होती है, वो सबसे ज्यादा बड़ा आयत है, इसका स्रोत है, सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 52, किस भारतीय उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक कार्यबल कार्यरत है? ठीक है, किसमें है? कृषि क्षेत्र में। सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज की देखरेख कौन सी नियामक संस्था करती है? वो कौन सी संस्था? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, सेबी करती है, ठीक है, सेबी द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है?
बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला संगठन है आरबीआई। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, बैंकों का गार्जियंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, किस भारतीय शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? वो मुंबई है। ठीक है, कौन सी है? मुंबई है। प्रशासनिक है दिल्ली। ठीक है, 55 हो गया। 56 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है, वैश्विक स्तर पर नॉमिनल जीडीपी के सामने नहीं वैश्विक स्तर पर नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत का स्थान क्या है? हम सामने बोल रहे हैं, मामले में भारत का स्थान क्या है? 5वां स्थान है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत का स्थान कितना है? 5वां है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, किस भारतीय राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? वो गोवा की। ठीक है, गोवा की जो प्रति व्यक्ति है पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में नए बैंकों को लाइसेंस दिए जाने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है। कितनी न्यूनतम पूंजी होगी? 500 करोड़ की न्यूनतम पूंजी होगी, तभी आपको बैंकों के लिए लाइसेंस मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सा भारतीय बैंक भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला बैंक है? वो है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पीएनबी पीएनबी है ना, जो भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला बैंक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र का। सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान भारत की जीडीपी में है। ठीक है, नेक्स्ट चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 61 और यहाँ हमारा सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। ठीक है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन अब होंगे। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह हैं? इसमें 18 समूह होते हैं और 18 आवर्त होते हैं और 7 समूह होंगे। ठीक है, 18 आवर्त हैं और 7 समूह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में, जब अम्ल अल्कोहल के साथ अपक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनाता है? क्या बनाता है? एस्टर बनाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 है, उन अपक्रियाओं को क्या कहते हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी यानी कि ऊष्मा का रिलीज होगी तो ऊष्मा क्षेपी क्रियाएं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पृथ्वी पर जानवरों के वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जानी जाती है? वो है प्राणी भूगोल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन के उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन है, बायोफ्यूल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 है, गैसोहॉल जो ईंधन का एक सस्ता विकल्प है, इसे पेट्रोल में किस फसल के रस को मिलाकर तैयार किया जाता है? गन्ने के रस को। ठीक है, गन्ने के रस को मिलाकर इसे गैसोहॉल ईंधन का सस्ता विकल्प है, इसे पेट्रोल में किस फसल के रस को मिलाकर तैयार किया जाता है? गन्ने के रस को मिलाकर तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, एलपीजी गैस के रिसाव आदि के पहचान के लिए गंध हेतु मिलाई जाने वाली गैस है, वो कौन सी? ये तो मुझे ऐसे गलत लग रहा है। ये एलपीजी गैस के रिसाव आदि की पहचान की गंध हेतु मिलाई जाने वाली गैस है इथेनॉल। ये नहीं है बच्चे, कुछ और है मुझे लगता है, इथेनॉल। ये इस पर हम थोड़ा स्टार लगाएंगे, मुझे कंफ्यूज लग रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे इसको हम करा देंगे। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन में 68 है, भू स्तर उपग्रह का कक्षीय वेग होता है। ठीक है, भू स्तर उपग्रह का कक्षीय वेग होता है 3.08 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रणोदक तंत्र जो मुख्यतः 4 प्रकारों। ठीक है, प्रणोदक तंत्र जो मुख्यतः 4 प्रकारों। 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट देखेंगे भी, 1 मिनट का समय दीजिएगा हमको। एलपीजी गैस के रिसाव आदि की पहचान के लिए गंध हेतु मिलाई जाने वाली गैस कौन सी है? कौन सी है गैस? एलपीजी गैस के रिसाव की पहचान के लिए मिलाई जाने वाली गैस। देख लेते हैं बच्चे। हाँ, मैंने कहा था ये मुझे गलत लग रहा है। मिलाया जाता है मीथेनिथियोल। ठीक है, इथेनिथियोल नहीं होता, मीथेनिथियोल होता है। ठीक है, ये CH3 एलपीजी के रिसाव के लिए पता लगाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है,
ठीक है। इसका अभी हम छोड़ेंगे कई बार, तो ठीक है, सब देख के अच्छे से बताएंगे आपको, क्योंकि अभी हमें भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, पढ़ा हुआ है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, याद नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं है। ठीक है, एथेनिथॉल नहीं है, कुछ और है। ठीक है, चलो छोड़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रणोदक तंत्र जो मुख्यतः 4 प्रकारों प्रोपेलर, टरबाइन या जेट इंजन, रैमजेट तथा रॉकेट होते हैं। इसमें मिसाइल प्रकार के प्रणोदक तंत्र द्वारा प्रणोदित होती है रॉकेट या जेट इंजन। ठीक है, ये इतना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, विश्व के प्रथम वाटर वेब लेजर का निर्माण किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? इजराइल। ठीक है, इजराइल के देश के वैज्ञानिकों ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन आए, पैट के लिए इंपॉर्टेंट है, पैट में पूछे भी गए हैं बहुत ज़्यादा और कल भी पूछे जाएंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 71 है, किसके अनुसार शिक्षा एवं व्यापारिक और अनुभवात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए जहां छात्र अपनी शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लें? वो है जॉन डेवी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 72, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा देने वाले शुरुआती शिक्षा सिद्धांतकार कौन माने जाते हैं? जॉन लॉक माने जाते हैं। नेक्स्ट 73, पढ़ाते समय बच्चे के कक्षा व्यवहार के अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? अवलोकन विधि है। नेक्स्ट 74, CBSE द्वारा निर्धारित समूह परियोजना गतिविधि एक सशक्त माध्यम है सामाजिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने सामाजिक भागीदारी को। नेक्स्ट 75, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। यह विचार किसने दिया है? ठीक है, किसका है? जीन पियागेट द्वारा। नेक्स्ट 76, मास्लो का सिद्धांत पर आधारित है, आवश्यकताओं पर आधारित। मास्लो का सिद्धांत आवश्यकताओं पर आधारित है। नेक्स्ट 77, एकल अभिभावक बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या चाहिए कि स्थिर और सुसंगत वातावरण प्रदान करे। ठीक है, अगर जो सिंगल पेरेंट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए। नेक्स्ट देखेंगे 78, भावात्मक रूप से प्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता होती है प्रस्तुति का संतुलित तरीका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 78 तक हो गए, 79 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा है, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? BF स्किनर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, पियाजे के अनुसार कौन सी पूर्व संक्रियात्मक काल की मूल विशेषता नहीं है? विकेंद्रीकरण। ठीक है, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 81 पर, और यहाँ हमारा है संप्रेषण संचार। ठीक है, कम्युनिकेशन या डिसीजन मेकिंग से संबंधित CSAT में क्वेश्चन आते हैं, PCS के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 81 है, शाब्दिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? शाब्दिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? संदेश देने के लिए शब्दों का लिखित या मौखिक उपयोग करना शाब्दिक संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, अशाब्दिक संचार के माध्यम से कौन कौन से तत्व व्यक्त किए जा सकते हैं? वो हैं भावनाएं, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं। ठीक है, अशाब्दिक बिना बोले जो व्यक्त किए जाए, और बोल के जो संदेश देंगे, लिखित या मौखिक देंगे, ये बोल के किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, लिखित संचार के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखेंगे लिखित में पत्र आएगा, ईमेल आएंगे, रिपोर्ट और अन्य लिखित जो दस्तावेज होंगे वो लिखित संचार में आएंगे। मौखिक संचार की विशेषता क्या होती है और क्या होगी जो इसे प्रभावी बनाए? ठीक है, वो होता है तत्काल प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण। अगर मौखिक संचार की विशेषता क्या है जो इसे प्रभावी बनाती है, वो होगी तत्काल प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण, कि तत्काल आप उसे फीडबैक दें और उसका स्पष्टीकरण भी होना चाहिए, तब ये प्रभावी संचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, एक तरफा संचार मुख्य रूप से किस युग में प्रचलित था? ये था प्रसारण, यानी पहले मीडिया के युग में ये प्रचलित हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86 से, बहुतरफा संचार की मुख्य विशेषता क्या है? यह है कई प्रतिभागियों के बीच इंटरैक्टिव और पारस्परिक संचार होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा डिबेट वगैरह होती है न्यूज़ में, ये होता है कई प्रतिभागियों को बिठा लिए जाते हैं और किसी टॉपिक पर बहस होती है या फिर उसकी डिस्कशन होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, वर्चुअल समुदायों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? ठीक है, ये देखेंगे 1980 और 1919 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट के आगमन के साथ इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88, अशाब्दिक संचार में किस प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है? यहाँ पे देखेंगे अगर आप बिना बोले कुछ संचार कर रहे हैं, कि कम्युनिकेशन की कई ये है, अगर हम किसी से बिना बोले भी संचार कर सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं अशाब्दिक संचार। वो होती है शरीर की भाषा, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, फेसियल आपका एक्सप्रेशन क्या है, इशारे और मुद्रा। ठीक है, आप किसी से इशारे करके या साइन वगैरह लैंग्वेज से या किसी अपने फेस के एक्सप्रेशन से भी आप संचार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, बहुतरफा संचार में मुख्य विशेषता क्या है? बहुतरफा संचार की मुख्य विशेषता होगी संचार में सहभागिता और पारस्परिकता। ठीक है,
सहभागिता और पारस्परिकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, डिजिटल युग ने संचार की किस नई अवधारणा को बढ़ावा दिया है? तो ये है बहुतरफा संचार और वर्चुअल समुदाय। ठीक है, बहुतरफा संचार और वर्चुअल समुदाय को बढ़ावा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 है, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है खेलकूद यानी कि स्पोर्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 91 है, बैंडी किस खेल का उपप्रकार है? हॉकी का है। क्वेश्चन नंबर 92 है, घास के कोर्ट पर खेले जाने वाले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का नाम क्या है? विम्बलडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93, किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का उपनाम ला एम्बी सेलेस्टे द व्हाइट एंड स्काई ब्लूज है? वो है अर्जेंटीना। ठीक है, कहाँ है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है 94, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, कौन सा? फील्ड हॉकी है पाकिस्तान का राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, वर्तमान में कितने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? 4। ठीक है, 4 किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा, किस खेल का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट श्रीलंका ग्रेट की कप है? वो है आइस हॉकी का। क्वेश्चन नंबर 97 है, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? ये हैं शतरंज की खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 है, किस देश ने प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? ठीक है, ये की थी फ्रांस ने 1924 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है, किस वर्ष से प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था? ये 1973 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, रिवाइज करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, कबड्डी मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने टीम सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 101, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर यानी कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि अब आयोग कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 2-3 साल से आप देखेंगे कंप्यूटर पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज। 101 है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारकों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? फिशिंग। ठीक है, फिशिंग करना होता है। 102 है, ट्विटर पर एक आधारित संचार मंत्र है SMS। ठीक है, SMS का है। नेक्स्ट देखेंगे, SMS करते हैं ना, आपको पता ही होगा। 102 तक हो गया बच्चे। 103 पे चलेंगे, बस खत्म हो रही क्लास, ज़्यादा नहीं है, लंबी। क्वेश्चन नंबर 103 है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा खोज इंजन विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। 104 है, CPU का कौन सा घटक मेमोरी से निर्देश प्राप्त करने और डिकोड करने के लिए जिम्मेदार है? वो है नियंत्रक इकाई है। 105 है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। ठीक है, बिट्स के द्वारा किया जाता है। मेमोरी का अगर मेजरमेंट करेंगे तो बिट्स के द्वारा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है, साइबर सुरक्षा में इंक्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इंक्रिप्शन का उद्देश्य निजी और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना। ठीक है, इंक्रिप्शन आपने देखा होगा व्हाट्सएप में जब खोलते होंगे तब लिखा होगा आप इंक्रिप्शन का। ठीक है, ये होता है निजी और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना। 107 है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। 108 पे चलेंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार का प्राथमिक कार्य क्या होता है? यह एप्लीकेशन लॉन्च करना और खुली हुई विंडोज का प्रबंधन करना, ये इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट 109 है, मदरबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? यह है हार्डवेयर घटकों के बीच संचार और समन्वय की सुविधा प्रदान करना। आपने मदरबोर्ड देखा होगा। ठीक है, और आपने बस भी वगैरह जो अगर हार्डवेयर देखा होगा केबल से जुड़ी होते हैं, जब हार्डवेयर आप खोलेंगे, जब कंप्यूटर खोलेंगे तब इसमें देख पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 110 है, VFX का पूर्ण रूप क्या है? विजुअल इंटरफेस। ठीक है, विजुअल इंटरफेस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं कृषि से, एग्रीकल्चर से, जो खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 111 है, गुणवत्ता प्रमाणित बीजों का लेवल टैग रंग क्या रखा जाता है? नीला रंग रखा जाता है। 112 है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादक से? ये बागवानी और शहद से। स्वर्ण क्रांति होती है ये बागवानी और शहद से है। 113 है, गैर फलीदार फसलों के लिए कौन से जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है? ये एजेटोबैक्टर है। कौन सा है? एजेटोबैक्टर। 114 है, ड्रिप सिंचाई के संबंध में कहा जा सकता है कि यह कम करता है क्या है? मृदा अपरदन को और जल अपवाह को। ठीक है, 115 में देखेंगे, धान की खेती में पडलिंग का उद्देश्य क्या है? रोपाई में आसानी करना है। ठीक है, क्या करना है? रोपाई में आसानी करना है। 116 पर देखेंगे, 750 से लेकर 1150 मिलीमीटर के बीच वर्षा वाली फसलों की खेती को कहा जाता है शुष्क भूमि खेती।
1150 नहीं हो गया, 150 होगा। ठीक है, ये तो गलत दिया है, इतना तो हो जाएगा तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा ना फिर शुष्क भूमि खेती। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ के 750 से अगर 150 मिलीमीटर के बीच वर्षा वाली फसलों की खेती को कहा जाता है शुष्क भूमि खेती। नेक्स्ट देखेंगे 117, किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल कहा जाता है, वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नहर से सिंचाई की प्रणाली है कुल, जिसे कहा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश का है। 118 है, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या होगा बच्चे? क्या होगा? सिसिर एरिएटिनम। ठीक है, क्या होगा? सिसिर एरिएटिनम है हरे चने का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 है, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। ठीक है, फिशरीज से संबंधित है, ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, 120 पे चलेंगे। 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक के सांस्कृतिक कमांड क्षेत्र CCA वाली सिंचाई परियोजना को कहा जाता है मध्यम सिंचाई परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विविध पे चलते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 121 है, अब मिसलेनियस से आ जाते हैं, इसमें ऑल सब्जेक्ट होते हैं। 121 में है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती? सभी पता है 24 होती। 122 भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है, अगर इसका रेशियो देख लें 3:2 का अनुपात होता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 होगी और चौड़ाई 2। ठीक है, ये रेशियो होता है, रेशियो प्रोपोर्शनल होता है 3:2 में। ठीक है, 3:2 में होता है, 3:2 यानी कि 3:2 में होता है। 123 देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न, कलिंग पुरस्कार और अशोक चक्र में कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? वो तो सबको पता है, अशोक चक्र दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124 है, कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? वो है गोल्डन पांडा पुरस्कार है, जो विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125, भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी थी। 126 से भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, उर्वरक उत्पादन से है। 127 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर। ठीक है, वहीं देख लेते 128, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सुकुमार सेन। ठीक है, कौन है? सुकुमार सेन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100, अभी पूछ रहे हैं ना, आयोग वन लाइनर के फॉर्म में आ चुका है। इस तरह से आपको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ेंगे तो हमेशा सिलेक्शन रुकता है। ठीक है, जब सरल क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? CV रमन। ठीक है, डॉक्टर CV रमन थे। यहाँ पे हमारा सार संग्रह कंप्लीट हुआ। अब हम एंटर कर जाते हैं अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना के क्रम पर। फरवरी माह का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से फटाफट करा देंगे। ठीक है, आपने देखा है पैट का एग्जाम हो रहा है, तो दिसंबर यानी कि 2024 तक का करंट अफेयर पूछ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये लगे कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर एग्जाम के बाद आप मिला लीजिएगा, स्क्रीनशॉट हम दिखाएंगे आप लोगों को। राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चलेंगे। फर्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा जारी एक नए कार्यपत्र में 2017-18 से 2022-23 के दौरान भारत के लगभग सभी राज्यों में महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPPR में वृद्धि का उल्लेख किया गया है? वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ESCPM द्वारा उल्लेख किया गया है। ठीक है, सेकेंड हमारा घटनाक्रम है करंट अफेयर फरवरी माह का देख लेते हैं। 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकुला में 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकुला में महत्वाकांक्षी 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा। ठीक है, दिसंबर 2024 में हरियाणा के पंचकुला में महत्वाकांक्षी 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किया गया था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में राज्यसभा से पारित तेल क्षेत्र विनिमय और विकास संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम में संशोधित करता है? ये करता है खान और खनिज इनकी विकास और विनिमय अधिनियम 1957 में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। खनिजों के खनन को नियंत्रित करने वाले कानून और तेल क्षेत्र अधिनियम के बीच यह संशोधित स्पष्टता लाता है। विधेयक में खनिज तेल को किसी भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के रूप में परिभाषित किया गया, चाहे वह प्राकृतिक गैस के रूप में हो या फिर तरल ठोस या इनका मिश्रण क्यों न हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 10 दिसंबर को किसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगाएंगे, बहुत ज्यादा है।
ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया, जो भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली कार्रवाई थी। ये लाया गया था राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ। ठीक है, जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाया गया था। ठीक है, ये हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है 9 सितंबर को। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। अभी सभी एग्जाम में उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन जरूर बन रहा है, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। प्रेसिडेंट से तो हमेशा ही बनता है, वाइस प्रेसिडेंट से आप बनेंगे। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, किसमें, 67 के तहत। इस प्रावधान के तहत देखेंगे कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहते हैं। ठीक है, जब तक कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इस्तीफा नहीं दे देते या उन्हें पद से हटा नहीं दिया जाता, तब तक रहेंगे 5 वर्ष तक। उपराष्ट्रपति को हटाने या उन पर महाभियोग चलाने की आवश्यकताएं अनुच्छेद किसमें है, ये 67B में दिया गया है। ठीक है, 67B में दिया गया, आर्टिकल 67B में दिया गया। देखेंगे इस आर्टिकल के तहत है कि कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा। इस प्रावधान के तहत किया गया कि कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम 14 दिन तक नोटिस न दिया गया हो। ठीक है, 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, तब जाके आप प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, कि आप देखेंगे किसी 67 के तहत उपराष्ट्रपति के लिए आया था। ठीक है, ये था राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव था। अब इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर आप इस प्रस्ताव को लाना चाहते हैं तो आपको 14 दिन पहले उसका नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा अगर इंडियन पॉलिटी आप पढ़ी होगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखेंगे करंट अफेयर फरवरी माह का। हाल ही में प्रधानमंत्री, 5th करंट अफेयर देखेंगे फरवरी माह में। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 25 तरह से क्वेश्चन PCS में आते हैं। ठीक है, ये किया था हरियाणा के पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से, यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए वजीफा योजना है। ठीक है, जिसका वजीफा अवधि कितनी है, 3 वर्ष है। तो कौन सी योजना है ये, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ये है बीमा सखी योजना। कौन सी है, बीमा सखी योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। नेक्स्ट चलते हैं, जो लगेगा मुझे इंपॉर्टेंट उसी पे हम करेंगे। ठीक है, देखते हैं 6 घटनाक्रम देखते हैं फरवरी माह की। हाल ही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की है। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित थे, आपको बताइए। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया तो आपको पता होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में निर्धारित की गई है। ठीक है, अनुच्छेद देखेंगे आप किसमें, यह पहले आप देख लें 124 के सब क्लॉज 4 में निर्धारित की गई है। अनुच्छेद हम देखेंगे आर्टिकल 218 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 124 के तहत किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। किस आधार पर, केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है महाभियोग लाया जाता है, इम्पीचमेंट। किन आधारों पर हटाया जा सकता है, पहला तो आधार आपको होगा सिद्ध कदाचार, कदाचार, और दूसरा होता है अक्षमता। ठीक है, पहले तो सिद्ध कदाचार होगा या अक्षमता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। 2 इनके आधार दिए गए हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। ठीक है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, ठीक है, 2/3, ठीक है, 2/3 मेंबर सदस्यों को न्यायाधीश के हटाने के पक्ष में मतदान करना होगा। ठीक है, और पक्षों में मतदानों की जो मतों की संख्या प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 50% से अधिक होनी चाहिए, तभी ये प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस की जाएगी। ठीक है, ये क्या होने, कम से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 कम से कम सदस्य होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, कुल सदस्यों के 50% से अधिक
सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए घटनाक्रम देखेंगे 7th। हाल ही में आरबीआई ने मल हंटर एआई नामक एक एआई संचालित मॉडल बना है। इसके द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह है केंद्रीय बैंक की सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआई एच बेंगलुरु द्वारा इसे किया गया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। हाल ही में संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर हैं। कितने, कौन से हैं? 26वें रैंक पे ये बने हैं, 26वें यानी कि 26वें प्लेस के गवर्नर बने हुए, ठीक है। देखेंगे संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली। इन्होंने आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है। ये पुराना है घटनाक्रम, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति आरबीआई अधिनियम, देखेंगे आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार की जाती है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया कि गवर्नर का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। वित्तीय क्षेत्र विनियामक की नियुक्ति चयन समिति, जिसमें कैबिनेट सचिव, वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वित्तीय सेवा सचिव और 2 स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं। इस पद के लिए देखेंगे तो योग्य, इस पद के लिए योग्य बच्चे, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उसको हम आपको पढ़ के सुना ही दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ के सुना दे रहे हैं। ठीक है, इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार, इतना थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चे, बस थोड़ा सा है, ठीक है। योग्य उम्मीदवार की सूची तैयार करती है, ठीक है। तत्पश्चात चुने गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जाता है, ठीक है। उनके नाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति संबंधी कैबिनेट सचिव को भेजे जाते हैं और समिति नियुक्ति की पुष्टि करके चयन को अंतिम रूप देती है। गवर्नर का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष तक सीमित होता है, ठीक है। कार्यकाल अधिकतम कितना होता है? 5 वर्ष, ये 5 वर्ष तक सीमित होता है, ठीक है। जिसकी अवधि नियुक्ति के समय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और आरबीआई गवर्नर पुनर्नियुक्ति अपने कार्यकाल के आरबीआई गवर्नर पुनर्नियुक्त या अपने कार्यकाल के विस्तार के लिए पात्र होते हैं, ठीक है। ये है 9th हम देखें घटनाक्रम। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का वैकोम पुरस्कार प्रदान किया है, ठीक है। किसको दिया है? देवनूर महादेव को। वैकोम पुरस्कार है, देवनूर महादेव को दिया गया, वैकोम पुरस्कार है बच्चे, ठीक है। हाल ही में किसी वर्ष 2024 का वैकोम पुरस्कार प्रदान किया है देवनूर महादेव को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे इसका। वैकोम पुरस्कार जो कन्नड़ साहित्य का मुख्य पुरस्कार है, वर्ष 2023 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार 1924 से 25 के बीच हुए वैकोम सत्याग्रह से जुड़ा है, ठीक है। वैकोम सत्याग्रह से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य केरल के वैकोम मंदिर में प्रवेश पर जाति आधारित प्रतिबंधों को चुनौती देना था, ठीक है। यह है वैकोम सत्याग्रह था, उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे घटनाक्रम है फरवरी माह की नेशनल। नेक्स्ट क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहा देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये थोड़े मिट गए हैं, हम इसको कल से फिर से दिखा देंगे। ये स्थित है चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में किया गया है। भारत में लगभग 11 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और देखेंगे कि साथ ही 13 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज होने की आशंका है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थापित किया? चेन्नई में स्थापित किया गया। इतना थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल घटनाक्रम पे देख चलते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर फरवरी माह का देख लेते हैं, क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच संपन्न मनामा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था, ठीक है। सेकंड पे देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सेकंड पे देख लेते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा हयात तहरीर अल शाम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? अबू मोहम्मद अल जोलानी द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड है, हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत को दोहरे कराधान बचाव समझौते DTA में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र MFN से निलंबित कर दिया है। इस समझौते पर मूल रूप से दोनों देशों के बीच किस बार समझौता हुआ था? 1994 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 4 है,
ये इम्पोर्टेंट नहीं बच्चे, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। INS तुशिल, जिसे 9 दिसंबर 2024 को तटीय शहर कलिनिनग्राद में कमीशन किया गया। इसका निर्माण किस देश द्वारा किया गया? रूस द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में भारत की विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने किसे हराकर यह खिताब जीता है? ये चीन के डिंग लीरेन को हराया है। ठीक है, ये आरओ में क्वेश्चन आया भी था, आरओ में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, हाल ही में भारत के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने किसे हरा के खिताब जीता है? चीन के डिंग लीरेन को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डी गुकेश ने सिंगापुर में गत चैंपियन डिंग लीरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। वे 18वें विश्व चैंपियन बने हैं। गौरतलब देखेंगे कि गुकेश ने रूस के महान खिलाड़ी गैरी कास्पारोव को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, जिन्होंने 1985 में 22 वर्ष की आयु में यह खिताब जीता था। और गुकेश विश्व खिताब जीतने वाले अपने देश के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 5 बार विश्व चैंपियन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश को वर्ष 2034 के लिए फीफा विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है? ये सौंपी गई सऊदी अरब को। सऊदी अरब को सौंपी गई है। ठीक है, सऊदी अरब को आधिकारिक तौर पर देखेंगे तो फीफा विश्व कप 2034 का मेजबान घोषित किया गया है, जबकि 2030 का संस्करण मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2030 विश्व कप देखेंगे, 2030 में विश्व कप, जो इस विश्व कप की 100वीं वर्षगांठ भी होगी। 3 अलग अलग महाद्वीपों के 6 अलग अलग देशों में आयोजित किए जाएंगे। सऊदी अरब 2034 एशियाई खेलों के साथ साथ 2027 AFC एशियाई कप का भी मेजबान है। वर्ष 2026 का फीफा विश्व कप कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 7 जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम स्टार लगा दे रहे हैं, और बाकी तो हम स्किप कर दिए थे। हाल ही में किसके द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में दुनिया भर में मलेरिया से कम 263 मिलियन मामले आए हैं। ठीक है, सबसे देखेंगे नाइजीरिया में सबसे अधिक है, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, फिर नाइजर और तंजानिया में है। वर्ष 2022 के बीच भारत में मलेरिया के मामले में गिरावट दर्ज की गई है। भारत ने वर्ष 2000 से लेकर 2023 के बीच मलेरिया के मामले में घटनाओं की 87% की कमी हासिल की है, और इसमें जोखिमग्रस्त जनसंख्या की स्थिति प्रति 1000 पर 17.7 से घटाकर 2.3 रह गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पृथ्वी वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को कब मनाया? पृथ्वी किस दिन? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। हाँ ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को की थी। वर्ष 2024 में इसकी थीम थी प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का सम्मान करना। ठीक है, भारतीय प्रवासी अलग मनाया जाता है, ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है, 18 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट घटनाक्रम है, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP का 12वां सदस्य बना है? और ब्रिटेन बना है। ठीक है, ब्रिटेन बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP का 12वां सदस्य बना है। ब्रिटेन इस समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है। CPTPP एक मुक्त व्यापार समझौता FTA है। ठीक है, ये क्या है? एक मुक्त व्यापार समझौता FTA। इसमें कुल 12 सदस्य शामिल हैं, जिसमें ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रुनोई है, सिंगापुर है, मलेशिया है, वियतनाम है, जापान है, कनाडा है, मैक्सिको है, पेरू है और चिली है। ठीक है, ये कितने 12 देश हैं। और CPTPP का 8 मार्च 2018 को सैंटियागो चिली में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट हमारा घटनाक्रम है, देख लेते हैं। हाल ही में मिखाइल काविलशवली किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ये जॉर्जिया के हैं। मिखाइल काविलशवली ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? जॉर्जिया के हैं। ठीक है, मिखाइल काविलशवली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं। ये जॉर्जिया ड्रीम पार्टी से संबंधित है। ठीक है, जॉर्जिया के राष्ट्रपति के रूप में ये सलोमी ज़ेराबिजीवली के स्थान लेंगे। ठीक है,
जॉर्जिया यूरेशिया के कॉकेज क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी सीमा तुर्की, रूस, अर्मेनिया और अजरबैजान से लगती है। एटलस में निकाल के देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा घटनाक्रम भी कंप्लीट हो गया। फरवरी माह का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो गया और साथ में हमारा सार संग्रह भी हमने कंप्लीट कर दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से आयोग कोई पैटर्न चेंज कर रहा है उसके हिसाब से ये क्लास, जैसे कि इसका नाम है गागर में सागर, तरह से ही है, क्योंकि ठीक है वन लाइनर है लेकिन आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगी। ठीक है, आप भी बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी? ठीक है, कमेंट करके बताइए और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी बताइए। ठीक है, जो क्वेश्चन आप कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम मंडे से अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि नई ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। ठीक, कुछ टॉपिक बच्चे हैं वो इंपॉर्टेंट जैसे होंगे तो फिर बाद में हम करा देंगे, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी करा लेंगे पहले। ठीक है, जो जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मंडे से हमें स्टार्ट करने हैं। और जनवरी माह का करंट अफेयर और बचा हुआ है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आप लोगों की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को जोड़ें, जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेटेड हों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।